नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आज यूनिक एकेडमी अश्विनी राय के मंच पर स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी कोई क्लास नहीं होगी। आज केवल ना तो मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ना तो मैं मराठों और पेशवाओं के बारे में आज पढ़ाऊंगा, ना ही मैं इंडियन पॉलिटी का कोई टॉपिक लेकर आज आपसे रूबरू होऊंगा और आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन जिसके लिए मैं आज इस मंच पर आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, जिस वीरांगना का नाम लेने के लिए मैं यहाँ इस मंच पर खड़ा हुआ हूँ, उसको बताने से पहले मेरे अंदर मेरे रोम उसके सोच कर भरभरा जाते हैं। और तकलीफ़ इस बात की होती है कि सोशल साइट्स पर या तमाम जगहों पर ऐसी वीरांगनाओं का नाम नहीं लिया जाता जो देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ समर्पण कर दिया। इतिहास हमको कुछ एक क्रांतिकारियों, कुछ एक राजनीतिक नेताओं के बारे में जानते हैं और उन्हीं के बारे में आप हर जगह बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, मूर्तियाँ लगी हुई देखते हो। लेकिन दोस्तों, देश को आज़ाद कराने में मैं ये नहीं कहता कि आज़ादी में इनका योगदान नहीं। आज़ादी में उन सभी लोगों का योगदान है जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए कुछ भी कार्य किया। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उनको याद करने वाला कोई नहीं। और मैं आज एक ऐसी वीरांगना का नाम लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ जिसने अपना समर्पण, अपना त्याग, अपना सर्वस्व देश के नाम कर दिया। और इतिहास में ये नाम आपको कहीं मिलते भी नहीं हैं, गुमनाम रह गए, या तो हमको बताया नहीं गया या तो हमारी जानकारी कमी है। तो आइए ऐसे ही एक वीरांगना का इतिहास के अनछुए पहलुओं को लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ, जिनको इतिहास में कभी देखा नहीं गया। इतिहास फिर उनको याद नहीं करता, लेकिन हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि देश को आज़ाद कराने में उन लोगों के बारे में भी हम जानने का प्रयास करें जिन्होंने क्रांति की मशाल लेकर आगे चला। ऐसी ही एक वीरांगना है जिनका नाम है दुर्गाबाई बोहरा। दुर्गाबाई बोहरा, जिनका अभी पिछले दिनों 7 अक्टूबर को जन्म भी हुआ था और उनकी जयंती मनाई जानी चाहिए थी, उनके बारे में भी हमको बताया जाना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको कहीं नहीं देखा। तो आज मैं आप लोगों के साथ उनको याद करने के लिए उस पर एक वीडियो बना रहा हूँ और ये उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इसी बहाने आप अन्य क्रांतिकारी नेताओं को भी खोजने का प्रयास करेंगे जिनको इतिहास में गुमनाम हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं दुर्गाबाई बोहरा के बारे में। दुर्गाबाई बोहरा का जन्म 7 अक्टूबर 1907 में कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता कलेक्ट्रेट में नाजिम थे और इनके दादा पुलिस की नौकरी करते थे अंग्रेजी हुकूमत में। तो उसका मतलब है कि ये काफ़ी उस समय धनी परिवार की महिला रही होंगी। 10 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह शिवचरण बोहरा, जो बहुत धनी संपन्न थे, जिनको अंग्रेज़ों ने राय साहब की उपाधि भी दिया था, उनके बेटे भगवती चरण बोहरा के साथ हुआ। भगवती चरण बोहरा, जिनके बारे में आप कुछ न कुछ जानते होंगे। भगवती चरण बोहरा के बारे में बता दें दोस्तों, ये HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के सदस्य थे, सक्रिय सदस्य थे। ये बम बनाने की इनको कला थी और इन्होंने, इनकी प्रसिद्ध कृति है भगवती चरण बोहरा की द फिलॉसफी ऑफ बम, बम का दर्शन। ये इनकी प्रसिद्ध कृति है।
प्रसिद्ध रचना भगवती चरण वोहरा से। तो अपने परिवार के रुतबे से दूर इन्होंने भारत को आज़ाद कराने का प्रयास किया। परिणाम ये हुआ कि भगवती चरण वोहरा क्रांतिकारियों के सक्रिय सदस्य बने। तो उसका प्रभाव उनकी पत्नी दुर्गाबाई बोहरा पर भी आया। वह भी क्रांतिकारियों की मदद करती थी और उनके लिए सब कुछ देने को तैयार रहती थी। पंजाब नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने किया था, उसका मैनिफेस्टो, उसका घोषणा पत्र भी भगवती चरण वोहरा ने ही तैयार किया था। 1926 में, ये आपकी थोड़ी सी इतिहास की बात हो गई, 1926 में जो पंजाब नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह और उनके साथियों ने किया था, तो उसका मैनिफेस्टो भगवती चरण वोहरा ने ही तैयार किया था। ठीक है, अब कुछ घटनाएं घटती हैं, उसके बारे में हम जानें। तो हम इनकी महत्ता के बारे में, दुर्गाबाई बोहरा के बारे में जानेंगे। साइमन कमीशन 1927-28 में जब भारत आया और कांग्रेस ने इसका विरोध करने का फैसला किया और जगह जगह साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, तो उस विरोध में लाहौर में पंजाब के शेरे पंजाब लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज से मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु पर 17 नवंबर 1928 ईस्वी को लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद जो क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई, उस बैठक का नेतृत्व किया दुर्गाबाई बोहरा ने। बहुत ध्यान से सोचिए उनकी क्या अहमियत थी। क्रांतिकारी उन्हें दुर्गा भाभी के नाम से पुकारते थे और इतिहास में जहाँ कहीं भी उनका कहीं कहीं नाम आता है तो वो दुर्गा भाभी के नाम से ही प्रसिद्ध है। क्रांतिकारी उनके भाभी कह के बुलाते थे तो उसका नाम पड़ गया दुर्गा भाभी। आगे चलते हैं। भगवती चरण वोहरा ने अपनी पत्नी माने दुर्गा भाभी को बम बनाना, पिस्तौल चलाने की भी कला सिखा दी थी। 17 दिसंबर 1928 को जब सैंडर्स की हत्या की गई, 17 दिसंबर 1928 को जब सैंडर्स की हत्या की गई, तो उस हत्या के बाद लाहौर में जगह जगह क्रांतिकारियों को पकड़ने की मुहिम अंग्रेज़ों ने छेड़ दिया और उसमें एक सिख पगड़ीधारी पंजाबी की खोज होने लगी। जी हाँ दोस्तों, यह उसी व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ, भगत सिंह, जिसकी बहुत बड़ी लाइनें हैं कि कभी तो वो दिन आएगा जब आज़ाद हम होंगे, ये अपनी ज़मीं होगी, ये अपना आसमां होगा, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। ये भगत सिंह ने लिखा था जेल में रहते हुए। तो कहानी थोड़ा सा पीछे है। सैंडर्स की हत्या जब कर दी गई, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, तो इनको खोजने की अंग्रेज़ों ने मुहिम प्रारंभ कर दी। रात में चुपके से राजगुरु एक हैट वाले, टोपी वाले व्यक्ति को लेकर दुर्गा भाभी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। दुर्गा भाभी ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने राजगुरु को तो पहचान लिया, पर ये हैट वाला आदमी कौन है उसको उन्होंने नहीं पहचान पाई। जब उनको पता चला कि ये भगत सिंह है और इसने अपनी पगड़ी और अपनी दाढ़ी सब कुछ अंग्रेज़ों से बचने के लिए हटा दिया है, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उसको रात भर अपने परिवार, अपने घर में ही आश्रय दिया। उसके पहले भगवती चरण वोहरा को कलकत्ता जाना था, तो उन्होंने 5,000 रुपये दुर्गा बाई वोहरा को दिया था और उनके ससुर ने भी उनको 40,000 रुपये दिए थे। तो उन्होंने कहा था कभी कोई संकट आएगा तुम इसका यूज करना। और दोस्तों, संकट
उन्होंने अपने ऊपर आने वाले संकट को कुछ नहीं समझा। उन्होंने माँ भारती के ऊपर पड़े उस संकट को समझने का प्रयास किया और वो 45,000 रुपये माँ भारती के सपूतों को छुड़ाने के लिए सब कुछ दे डाला। जी हाँ दोस्तों, मैं वही नाम लेगा रहा हूँ, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को छुड़ाने के लिए इन्होंने अपने सारे धन को दे डाला, अपने गहने तक बेच दिए। लेकिन आगे चलते हैं इसी बात को हम, वो तो एक कहानी का रूप था। अब ये तय हुआ कि भगत सिंह को कैसे लाहौर से निकाला जाए। इनको कलकत्ता जाना था, तो तय ये हुआ कि ये भगत सिंह की पत्नी बन गई दुर्गा भाभी और राजगुरु बन गए इनके नौकर। कलकत्ता का फर्स्ट क्लास के 2 टिकट लिए गए और 1 टिकट लिया गया थर्ड क्लास का राजगुरु के लिए, जो उनका नौकर बने थे, इनको कलकत्ता जाने के लिए। मतलब उस ज़माने में ये भगत सिंह को बचाने के लिए उन्होंने उसकी भगत सिंह की पत्नी बन गई। पुलिस अधिकारी जब ट्रेन के डिब्बों को खंगालते तो हर सिख को ढूंढते, लेकिन ये तो सिख का जो रूप था, पगड़ी, केश, सब कुछ उन्होंने हटा दिया था और एक अंग्रेज सूट बूट की तरह हो गए थे, तो अंग्रेज़ों को शक नहीं हुआ। उसमें भी इन्होंने 2 ट्रेनों को बदला। कलकत्ता जाने के लिए इन्होंने 2 ट्रेनों को बदला। बदलते हुए ये कलकत्ता पहुँचे और वहाँ इसके बाद जुलाई 1929 में जब भगत सिंह को जेल में डाल दिया गया था पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करने पर, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया था और वो धमाका किया था। असेंबली में आपने पढ़ा होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। तो उनके ट्रायल के लिए उन्होंने वो 5,000 रुपये, वो 40,000 रुपये और यहाँ तक कि वो गहने, सब कुछ उन्होंने समाप्त कर दिया। 63 दिन तक जतिन दास भूख हड़ताल पर बैठे रहे। उनकी क्या बोलते हैं कि 63 दिन के भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो उनका दाह संस्कार लाहौर में दुर्गा भाभी ने ही किया। देखो कितनी महान महिला थी वो। आगे उसी में हम आगे चलते हैं। इसके अलावा इनके कार्य देखो दोस्तों। 7 अक्टूबर 1930 को जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देने की घोषणा की गई, जबकि हम जानते हैं कि वो उनको फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को, तो जिस दिन घोषणा की गई उसके अगले दिन 8 अक्टूबर 1930 को इन्होंने दक्षिणी बॉम्बे के एक ब्रिटिश अधिकारी पर गोली चला दी उस गुस्से में। हालांकि वह अधिकारी बच गया, इसके कारण इनको जेल में डाल दिया गया और ये 1935 तक जेल में ही बंद रही। 1935 में जब ये छूटी तो उन्होंने देखा कि उस समय जो सारे क्रांतिकारी थे या तो मर गए थे या तो अंग्रेजों ने उनको जेल में डाल दिया था। कुछ दिन तक ये कांग्रेस के साथ जुड़ी रही। इनको कांग्रेस के साथ कार्य करना मन भाया नहीं, अतः ये गाजियाबाद आ गई और वहाँ पर इन्होंने कुछ समय तक स्कूल में नौकरी कर लिया, अध्यापन का कार्य करना प्रारंभ कर दिया दुर्गाबाई बोहरा या दुर्गा भाभी ने। कुछ फिर वहाँ भी पुलिस इनको तंग करने लगी, वहाँ से लखनऊ चली आई और अपने ही कमरे में 5 बच्चों को लेकर स्कूल खोला, सिटी मांटेसरी के नाम से, और यहीं पर रह गई। और 15 अक्टूबर 1999 को 15 अक्टूबर 1999 ईस्वी को इस
महान ओजस्वी क्रांति महिला का देहावसान हो गया। दुख तो तब हुआ दोस्तों जब यह सुनकर दुख हुआ कि इनका भी दाह संस्कार एक सामान्य व्यक्ति की तरह हुआ। कम लोगों को पता है कि इस महिला ने कितना बड़ा समर्पण किया है देश के लिए। आज़ादी किसी एक व्यक्ति या कुछ लोगों के बल पर नहीं मिली। आज़ादी हमको मिली उन हजारों व्यक्ति, क्रांतिकारी व्यक्तियों, नेताओं ने जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। परंतु इतिहास में से दोस्तों कई जननायक हैं, कई जननायिकाएं हैं जिनको इतिहास ने कभी दोहराने का प्रयास नहीं किया। परंतु आपकी और हमारी इस युवा पीढ़ी की, आने वाली युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि उन जननायिकाओं, वीरांगनाओं को भी बारे में खोजने का प्रयास करें। उन किताबों के पन्ने पलटें जिनको कभी भी खोलने का प्रयास नहीं किया गया, जिनको झींगुर और दीपक ने खा गए। उन पन्नों को पलटें और उनको खोजने का प्रयास करें जिन्होंने भी देश को आज़ाद कराने में अपना सब कुछ त्याग दिया। दोस्तों बस यह एक मैंने लौ जलाई है आपके लिए। आप इसी की तरह देखने का प्रयास कीजिए और उनको भी खोजने का प्रयास कीजिए जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अपनी महती भूमिका अदा की है। हम भी प्रयास करेंगे और आप भी प्रयास कीजिए, उनको भी जानने का प्रयास कीजिए। तो बस आज मेरी क्लास, आज मेरी वीडियो उस महान माँ के को समर्पित करता हूँ जिसने देश को आज़ाद कराने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। बाकी क्लास जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की चल रही